इस अकेली टाइग्रिस ने 436 लोगों को अच्छा निपटा ही दिया। मुझे लगा आप जख्मी कहेंगे। जख्मी नहीं, 436 लोग मारे इसने। बाप रे बाप। एक, आपने जो इनाम की घोषणा की है वो वापस लीजिए। दूसरी, जितने शिकारी वहां पे हैं उन सबको वापस बुलाया जाए। अब अगर कोई भी मौत की खबर आएगी आप उसी दिन उस जगह के लिए रवाना हो जाएंगे। कॉबिड ने बोला डन। कॉबिड साहब ने डिसाइड किया कि आज मैं इसी सड़क पे बैठूंगा और बाघिन दिखी गोली मार दूंगा। पूरी रात उनकी डांट की टिटा रहे थे, ठंड से नहीं, डर से। दोनों बहनें जब घास चारा काटने गई थी जंगल की तरफ तो बाघिन ने हमला किया उनकी बहन पे, और ये जब भाग रही थी और चिल्ला रही थी लोगों से मदद मांगने के लिए, मदद मांग रही, तो खौफ इतना ज़्यादा कि इनकी आवाज़ चली गई कि एक मैन ईटर है जो बैक टू बैक किलिंग कर रही है पूरे मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में। उसका दहशत है, इतनी शातिर कि जिस जगह पे किल करती है उस जगह पे दोबारा नहीं आती, अपने किल पे भी दोबारा नहीं आती, तो मैं कैसे इसको मारूंगा। बिल्कुल सही बात है। उसने बोला कि साहब अभी अभी एक लड़की को बाघिन ने मार दिया। टाइगर के पैर के निशान, खून बह रहा है वो, और लड़की के भी पैर के निशान चूंकि घसीट रही है, बॉडी है, तो वो सारा उनको मिला आगे जाकर के। बाघिन जो थी सिर्फ ये देखने आई थी कौन है जो उसका पीछा कर रहा है। और ये जो शिकार था वो उसका 436वां शिकार थी वो लड़की। टाइग्रिस इरिटेट होकर ग्राउलिंग करी, बाघिन सामने दिखी। कॉबिड साहब गोली चलाती से पहले तहसीलदार साहब जोश में दाड़ दाड़ 2 गोली उड़ा दी। बाप रे। नमस्कार, आदाब। वो जैसे कहते हैं कि वादे अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें अक्सर कामयाब होती, तो बहुत सारे दूसरे हमारे मसरूफियात के बीच में वक्त निकाल कर हमने फिर से कोशिश की और हम फिर से हाजिर हैं आपके बीच लेकर आपका फेवरेट पॉडकास्ट जिसका नाम है शेर खान। और किस्से सुनाने के लिए हमारे साथ हैं आसिफ खान और खानचा और शेर खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं शो जंगल जिंदाबाद। तो आसिफ साहब, क्या कहूँ आपको, खानचा कहूँ, शेर खान कहूँ, कुछ भी। तो शेर खान साहब, ये वाह। बताइए कि आज किस जंगल की सैर पे ले जा रहे हैं आप? आज अपन जंगल नहीं, मैन ईटर्स की बात करेंगे। ओहो। और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है चंपावत की। चंपावत जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, जी, कुमाऊं रीजन में। कमाल की ये कहानी है। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने किताब में जिक्र किया था, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, उनकी जो बुक है उसमें एक चैप्टर है पूरा कि मैन ईटर ऑफ चंपावत। और जब मैं इसे एक बार पहले भी पढ़ा था, फिर दोबारा जब पढ़ा तो उतना ही एक्साइटमेंट मेरे अंदर था जितना पहली बार पढ़ने पे हुआ था। तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों को बताई जाए, कमाल की कहानी है। तो इस कहानी को शुरू करेंगे उससे पहले मैं इसको थोड़ा हाईलाइट दे देता हूँ कि इस अकेली टाइग्रिस ने 436 लोगों को अच्छा निपटा ही दिया। बिल्कुल। मुझे लगा आप जख्मी कहेंगे। जख्मी नहीं, 436 लोग मारे इसने। बाप रे बाप। आप लिपट वाली तो हमने बात बताई थी। जी। किसी टाइगर ने, रुद्रप्रयाग वाले की, हाँ रुद्रप्रयाग, मैन और रुद्रप्रयाग वो लिपट था जी, ये टाइग्रिस थे। ओके। चंपावत की इसने 436 लोगों को मारा और इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। पूरे दुनिया में किसी जानवर द्वारा सबसे ज़्यादा मारे गए लोग इसी बाघिन से थे। क्या बात है। और ये पूरा जो मामला था ये 1900 से 1907 तक के बीच में रहा। मतलब 7 साल उस इलाके में जो दहशत, जो खौफ, मतलब सोच ही नहीं सकते। और उसकी ताकत क्या होगी सोचिए। उसकी ताकत, उसकी चालाकी, शातिर। तो इसमें बहुत सारे एंगल हैं जो आपको मेरे ख्याल से अब तक सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल यही सबसे होंगे। ज़्यादा वर्ल्ड में, पूरे दुनिया अच्छा, में। पूरी दुनिया में। और ये नेपाल से इंडिया आई थी। अच्छा, तो इसमें कई सारी आमतौर पे लोग मारने के बाद नेपाल भाग जाते हैं। नहीं ये तो इस कहानी का ये मतलब थोड़ा सा हमने क्या बोला जाए हेडिंग बताया अभी। अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो उस ज़माने में हंटिंग अलाउड हुआ करती थी, मतलब शिकार आप कर सकते थे। जिम कॉर्बेट साहब उत्तराखंड के मलानी एक जगह थी, वहाँ पे अपने दोस्त एडी के साथ शिकार पे थे। तब एडी ने बताया कि यार मेरे साले साहब को सरकार ने एक मैन ईटर को मारने के लिए बुलाया है। अच्छा। और कॉर्बेट जानते थे कि एडी के जो साले साहब थे
वो दुनिया के, कॉर्बेट ऐसा मानते दुनिया के बेस्ट शिकारी थे। यानी मामला इतना बड़ा था कि इतने बड़े हंटर को बुलाया जा रहा है। तो पहली बार कॉर्बेट साहब ने उस टाइग्रिस के बारे में मलानी में सुना। अच्छा। हाँ, और मतलब इतने साल हो गए थे और बाघ बसता रहा, तो उस वजह से कॉर्बेट साहब बताते हैं कि 4 साल के बाद वो जब नैनीताल गए तो सरकार जो थी उस समय अंग्रेज़ों का राज चलता था हालांकि, तो बहुत परेशान थी, हलचल थी पूरी तरफ कि भाई ये जो मामला है ये क्या है पूरा। एक टाइग्रिस रोज़ लोगों को निपटा रही है, मतलब हमेशा मरने की खबरें आ रही है। तो सरकार ने इनाम की घोषणा किया कि जो मारेगा उसको इनाम दिया जाएगा, और साथ में कई सारे हंटर को हायर किया गया, शिकारियों को उसको मारने के लिए लगा दिया गया, वगैरह वगैरह, जितनी भी कोशिशें सरकार कर सकती थी इस मामले को निपटाने के लिए। अच्छा, तब तक तो ये वाइल्ड लाइफ का कानून भी नहीं था ना कि जानवरों को मारने पर जो रोक लगी है वो तो उसके बाद लगी होगी। वो तो बहुत बाद में लगी है। तो लगातार नंबर बढ़ रहे थे कुमाऊं रीजन में, इतना खौफ कि मतलब जिस इलाके में उसके होने की खबर होती थी लोग घरों में अपने आप को बंद कर लेते थे, उसका खौफ कि भैया इस इलाके में है। ये एक बाघिन थी सिर्फ जो कि नेपाल से आई थी, और इसने नेपाल में 200 लोगों को मारा था। 200 तो वहीं मार दिए। 200 नेपाल में निपटाए थे इसने, और 236 हिंदुस्तान उत्तराखंड में। 436 लोगों को मारा था। और हुआ ये कि जब नेपाल में इसने लोगों को मारना शुरू किया तो 1 2 3 वहाँ पे भी सोची यही दहशत, तो नेपाली लोगों ने उसको पुश किया, मतलब उसको भगाया, भागो यहाँ से, मतलब मार तो पा ही नहीं रहे थे, तो कुछ करके उन्होंने उसको पुश किया, जो भी किया, जिससे वो नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर में नदी होती थी शारदा नदी, उस नदी को क्रॉस करके ये बाघिन कुमाऊं रीजन में आई। अच्छा। और फिर यहाँ पे उसने 200 वहाँ निपटाए थे, 201 203 नंबर बढ़ रहे थे। खैर, कॉर्बेट साहब जब नैनीताल पहुँचे तो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे बाथरोड साहब, तो वो कॉर्बेट साहब से मिले और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की, अपनी उसको कि बहुत बुरा हाल है कॉर्बेट साहब, इनका कुछ कीजिए जी, कि कुछ करना पड़ेगा, बहुत लोग मारे गए हैं और ऐसी ऐसी बात है और आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि कॉर्बेट शिकारी ज़रूर थे जी, लेकिन मैन ईटर मारने का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था। क्योंकि उसमें स्ट्रैटेजी अलग हो जाती है। बिल्कुल, एक शिकार करना आम बात है, मतलब आप गए जानवर छुप के आपने जानवर को गोली मार दी। मैन ईटर जो होता है शातिर है, उसको ट्रैक करना, और ख़तरा भी है क्योंकि वो आपको मार सकता है। बिल्कुल। तो वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है, एक मैन ईटर को मारने की, एक नॉर्मल जानवर को मारने की। बिल्कुल। कॉर्बेट साहब के पास एक्सपीरियंस कम था, बट फिर भी उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा। कुछ तो योजना बनाई होगी उन्होंने। हाँ, मैं जाऊँगा, और मेरी 2 शर्तें हैं। कॉर्बेट साहब ने 2 शर्तें डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने रखी कि एक, आपने जो इनाम की घोषणा की है वो वापस लीजिए। दूसरी, जितने शिकारी वहाँ पे हैं उन सबको वापस बुलाया जाए। और कमिश्नर ने उनसे बोला कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी दोनों शर्तें, लेकिन अब अगर कोई भी मौत की खबर आएगी आप उसी दिन उस जगह के लिए रवाना हो जाएंगे। कॉर्बेट ने बोला डन। इसमें कॉर्बेट साहब ने जो 2 शर्तें रखी थी कि इनाम की घोषणा वापस लीजिए, शिकारियों को वापस बुलाइए, वो इसलिए कहा था उन्होंने कि इनाम के चक्कर में प्लस ढेर सारे शिकारी पहुंच गए सैकड़ों में, तो उनको ये डर था कि कोई अनाड़े उनको गोली ना मार दे, लोग गोली चलाए इनको लग जाए या कोई इनको इस उसमें मार दे कि, और उनकी स्ट्रैटेजी में भी फर्क पड़ेगा ना, कोई इधर से कोशिश कर रहा है, वो सेकेंडरी था। हाँ। गोली लग सकती है या गफलत में गोली चल जाए, तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहले बोला कि इनको हटाइए आप। उन्होंने कहा डन साहब। सारी बातें हो गई, और 1 हफ्ते बाद डिप्टी कमिश्नर कॉर्बेट साहब के पास आए कि कॉर्बेट साहब, एक और शिकार उसने अपना बना लिया है बाघिन ने, और आपको फ़ौरन निकलना पड़ेगा। वो जगह थी पाली। ओके। पाली एक गांव था। तो कॉर्बेट साहब वादे के मुताबिक उन्होंने 6 लोग अपने चुने, साथ में लिया, टीम बनाई, और वो पाली की तरफ बढ़े।
उस ज़माने में सड़कें बहुत अच्छी नहीं होती, तो स्पेशली उत्तराखंड कुमाऊं रीजन में जहाँ पहाड़ ही पहाड़ है। कॉर्बेट साहब को 5 दिन लगे पाली गांव पहुंचने में। राइट। किस तरीके से वो अपने 6 लोगों के पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि 5 दिन से घर से कोई निकला ही नहीं है, डर से, दहशत से। तो खैर उन्होंने किस तरह से गांव वालों से बातचीत की, तो पता चला कि वो बाघिन रात में टहलती है, ग्रॉल करती है, और खौफ इतना कि मतलब लोग घर से बाहर नहीं निकले, भूखे मरने को तैयार थे, घर से बाहर निकलने को नहीं, कि भैया हमें मरना नहीं है। कॉर्बेट साहब ने उस दिन क्या था कि चांदनी रात थी, फुल मून, जिसको में सब कुछ दिखाई देता है। जब फुल मून होता है तो जंगल में साफ साफ दिखता है। कॉर्बेट साहब ने डिसाइड किया कि आज मैं इसी सड़क पे बैठूंगा और बाघिन दिखी गोली मार दूंगा। यहाँ पे भी अगेन वो शिकार समझ रहे थे, जबकि वो एक मैन ईटर को मारने की बात थी। कॉर्बेट साहब ने इसका जिक्र किया है कि जब वो बैठे थे चांदनी रात में, तो उन्होंने बोला कि वो मेरा गलत फैसला था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ा खतरा उन्होंने मोल लिया था। पूरी रात उनकी डांट टिटा रहे थे, ठंड से नहीं, डर से कि मतलब मैंने ये क्या कर लिया, लेकिन वो रहे। और सुबह जब हुई, उन्होंने गाँव वालों से बोला कि चलिए आप लोग बाहर निकले, मैं हूँ आपके साथ। तो गाँव वाले घर से बाहर निकले, अपनी फसल वसल काटनी थी। कॉर्बेट साहब निगरानी कर रहे थे, उनके 6 लोग भी थे, तो वो लोग फसल वसल काटे और फिर वापस आए। कॉर्बेट साहब ने बोला कि यार मुझे उस जगह पे ले चलो जहाँ उस बाघिन ने उस महिला का शिकार किया था। कोई गांव वाला तैयार नहीं हुआ, नहीं नहीं साहब हम लोग नहीं जाएंगे साहब, हमको बख्शिए। कॉर्बेट साहब बड़े परेशान, वो इसलिए वहाँ जाना चाहते थे जिससे उनको कुछ समझ में आए कि मामला क्या है, उसको ट्रैक करने के तरीके बनाए। राइट। तो लेकिन गांव वाले तैयार ही नहीं। तो कॉर्बेट साहब बोले यार बड़ा मसला है, जिससे बात करो। बोला ना 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 साहब, ना जाएंगे, नहीं जाना मुझे। तो कॉर्बेट साहब ने पहले तो उनके लिए चैलेंज ये था कि गांव वालों को कॉन्फिडेंस में लेना, बिल्कुल उनको यकीन दिलाना कि मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ, इस बाघिन से आपको छुटकारा दिलाने के लिए। लेकिन कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि यार क्या कर लेंगे ये लोग। तो कॉर्बेट साहब ने एक स्ट्रैटेजी बनाई उनका ट्रस्ट जीतने के लिए। उन्होंने कहा कि घोरल एक पहाड़ी बकरी होती है, घोरल जो पहाड़ों में ऊपर ऊंचाई पे मिलती थी। कॉर्बेट साहब ने बोला कि ऐसा है कि मेरे जो 6 लोग आए हैं उनको लगी है भूख, वो खाएंगे मीट, मतलब मांस खाना चाहते हैं। वो घोरल कहाँ मिलेगी? तो उन्होंने कहा तो पहाड़ी मिलती है। तो कॉर्बेट साहब ने बोला हमें ले चलोगे? उन्होंने नहीं साहब हम लोग तो नहीं जाएंगे। तो कॉर्बेट साहब ने बोला कि अगर आप मुझे ले जाएंगे तो मैं 2 घोरल आप लोग को भी दूंगा मार करके, आप लोग भी खाइएगा। तो कुछ लोग तैयार हुए कि ठीक है साहब, क्योंकि कॉर्बेट साहब उस इलाके से वाकिफ़ नहीं थे, वो नहीं जानते थे कहाँ क्या मिलेगा। और दूसरी चीज़ स्ट्रैटेजी के तहत था। तो गांव वाले तैयार हुए। कॉर्बेट साहब ने उनमें से 3 लोगों को चुना कि जो उनके साथ चलेंगे। तो वहाँ सब चलते रहे, पहाड़ी के रास्ते, जंगल के रास्ते। धीरे धीरे एक जगह पे पहुँचे जहाँ पे कुछ सुनाई दिया, आवाज़ आई जैसे कोई मूवमेंट हो रहा है किसी चीज़ का। कॉर्बेट साहब ने देखा तो घोरल जो थे ऊपर थे। उन्होंने धाड़ 3 घोरल गिरा दिए। तो गाँव लोगों को थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार बंदूक है, निशाना भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हुआ। और 3 घोरल उन्होंने मारे और वादे के मुताबिक 2 गाँव वालों को दिया और एक अपने लिए रख लिया। इसके बाद वापस जब गांव में आए तो गांव के मुखिया ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मुझे उस जगह पे ले चलिए जहाँ पे उस महिला को टाइगर ने मारा था, उस बाघिन ने मारा था, मैं मुआयना करना चाहता हूँ। तो लोगों में थोड़ा हिम्मत तो आ गया था। कॉर्बेट साहब को ले गए लोग कि चलिए साहब। तो कॉर्बेट साहब जब वहाँ पहुँचे तो सूखे खून के धब्बे उस महिला के, उसकी साड़ी के टुकड़े मतलब चिथड़े और हड्डियाँ, कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई थी। वहाँ पे कॉर्बेट साहब ने बताया कि यूजुअली एक मान्यता रही थी कि मैन ईटर जब किसी को खाता है, इंसान को, तो उसका सर, हाथ और पैर नहीं खाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, पूरा खा गया। तो कॉर्बेट ने बताया वहाँ पे कि अगर
टाइगर ने किसी ह्यूमन का किल किया है और उसे शांति से छोड़ दिया जाए, वो कपड़े तक खा जाएगा। खैर, तो कॉर्बेट साहब जब वहाँ गए तो वो जो हड्डी और कपड़े बचे थे गाँव वालों ने उठाए, क्योंकि हमारे कल्चर में है कि जब कोई मरता है तो उसको रिचुअल के तहत दाह संस्कार, दफनाते हैं, जो भी करते हैं। तो गाँव वालों ने वो हड्डियाँ और वो कपड़े के टुकड़े ले आए, उनका दाह संस्कार एक तरीके से किया गया। अब कॉर्बेट साहब उस गांव में थे, तो उस पहाड़ी पे एक घर था जहाँ पे एक औरत अपने पति, एक बच्चे और अपनी बहन के साथ रहती थी। उनकी बहन, दोनों बहनें जब घास चारा काटने गई थी जंगल की तरफ, तो बाघिन ने हमला किया उनकी बहन पे। तो घसीट के ले जा रही थी, तो ये दौड़ते हुए गई, हिम्मत दिखाते हुए, छोड़ दो, चिल्ला रही थी। उस बाघिन में इतना गुस्सा था कि उसने उनको छोड़ा, इनके तरफ दौड़ी। हाँ। और ये जब भाग रही थी और चिल्ला रही थी लोगों से मदद मांगने के लिए, मदद मांग रही, तो खौफ इतना ज़्यादा कि इनकी आवाज़ चली गई। बाप रे बाप, गूंगी हो गई वो औरत, जोर से चीख रही होंगी, तो चीख रही थी और डर से गूंगी हो गई। लेकिन वो बाघिन फिर मुड़ी और उसी जो पहले जिनको उन्होंने झपट्टा मारा था उसको खा लिया। खैर, कॉर्बेट साहब इनके घर पे पहुँचे, झोपड़ी पे, और उन्होंने जब बताया उनको कि मैं जिम कॉर्बेट हूँ और मैं इस बाघिन को मारने के लिए, जो आदमखोर हो रखी है, उसको मारने के लिए आया हूँ, तो उस औरत ने, उस महिला ने उनके हाथ जोड़े और पैर छुए। मतलब एक तरीके से थैंक यू कि आप यहाँ हैं, हमें इससे निजात मिलेगा दिलाने के लिए। और एक तरीके से उनके दिल में जो बदले की भावना थी उसको संतुष्टि मिलेगी, इस लहजे से उन्होंने उनके पैर वैर छुए। अब कॉर्बेट साहब ने वहाँ कहा कि मुझे धोखे जैसा लग रहा था कि एक मैन ईटर है जो बैक टू बैक किलिंग कर रही है, पूरे मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में उसका दहशत है, इतनी शातिर कि जिस जगह पे किल करती है उस जगह पे दोबारा नहीं आती, अपने किल पे भी दोबारा नहीं आती, तो मैं कैसे इसको मारूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दिन बीत रहे थे, कॉर्बेट साहब परेशान कि अब क्या करें। चंपावत के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जिम कॉर्बेट साहब रुके हुए थे। वहाँ के जो केयर टेकर थे उन्होंने कॉर्बेट साहब को बताया कि नीचे ना टाइगर आता है। अच्छा। तो कॉर्बेट साहब बोले मुझे ले चलो वहाँ पे। वो गए, उन्होंने देखे पग मार्क वगैरह थे और उन्होंने मुआयना किया, फिर वापस आ गए गेस्ट हाउस पे। उनको लगा कि शायद कुछ दिन मुझे यहीं रुकना चाहिए क्योंकि मूवमेंट है। तो एक दिन कॉर्बेट साहब जो थे वो अपना खड़े थे गेस्ट हाउस के बाहर, चूँकि वो थोड़ी ऊंचाई पे था, तो एक आदमी चिल्लाते हुए कॉर्बेट साहब आ रहा है। तो कॉर्बेट साहब भी देखे कि अरे ये क्या हुआ, तो वो भी दौड़े जी, कुछ इमरजेंसी है, कुछ हादसा हुआ है। वो मिला और उसने बोला कि साहब अभी एक लड़की को बाघिन ने मार दिया। अच्छा। उठा के ले गई। कॉर्बेट साहब दौड़े अपने गेस्ट हाउस की तरफ गन लेने के लिए, अपनी गन उठाई, राइफल, और बढ़ गए उसके साथ। गांव जब पहुंचे तो उन्होंने बताया कि हम 20-25 लोग पेड़ के नीचे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए होती थी, तो वो लोग इकट्ठा कर रहे थे। तभी उसने झपट्टा मारा, उस लड़की को उठाया जो कि 16-17 साल की थी, और लेकर के आगे बढ़ गई। कॉर्बेट साहब ने सबसे कहा कि कोई शोर नहीं मचाएगा, बिल्कुल शांत रहिए। और जिस तरफ टाइग्रेस गई थी कॉर्बेट साहब भी उस तरफ बढ़ गए। अब आगे बढ़े तो उन्होंने लड़की का बहुत सारा खून देखा पड़ा हुआ, प्लस वो घसीट के ले जा रही थी तो उसके पैरों के निशान उस लड़की के भी स्ट्रगल करती है। स्ट्रगल वो तो खत्म हो गई थी। अच्छा। मतलब वो घसीट के ले जा रहे हैं तो टाइगर के पैर के निशान, खून बह रहा है वो, और लड़की के भी पैर के निशान, चूँकि घसीट रही है तो बॉडी है, तो वो सारा उनको मिला। आगे जा कर के साड़ी जो पहनी हुई थी वो, उनका पेटीकोट भी मिला। तो कॉर्बेट साहब समझ गए कि मतलब मामला तो अब वो हो चुका है। अब उसको ट्रैक करते करते वो एक पानी का मतलब झरना था, वहाँ पहुँचे। तो कॉर्बेट साहब उसे ट्रैक करते करते थोड़ा आगे बढ़े तो एक झरना बह रहा था, उस जगह पे वो पहुँचे और
थोड़ी दूर आगे तालाब के किनारे खून के काफ़ी सारे धब्बे उनको मिले, जिससे ये कंफर्म हो गया कि टाइग्रिस यहीं पे है। बिल्कुल। और किल उसने कर लिया है। अब वो आगे बढ़े तो मिट्टी के कुछ टुकड़े ऐसे गिरते हुए नजर आए। मिट्टी के टुकड़े? मिट्टी के टुकड़े पहाड़ से। अच्छा। तो वो रुके कि मोमेंट है, ऊपर देखा होगा फिर। और यहाँ पे भी कॉर्बेट साहब ने जिक्र किया कि फिर एक बार उनसे गलती हो गई। एक मैन ईटर को मारने आए हैं आप, एक्सपीरियंस नहीं है और इस हद तक अंदर घुस गए हैं जोश में ही जी। तो उन्होंने अपनी दोनों उंगलियां ट्रिगर पे रखी और बाघिन उनको देख रही थी। बाघिन ऊपर से देख रही थी? अच्छा। तो कॉर्बेट साहब को लगा कि अगर इसने चार्ज कर दिया तो, क्योंकि एक दिक्कत है, आपने गोली चलाई और नहीं लगी तो हादसा उल्टा हो सकता। बिल्कुल। तो कॉर्बेट साहब भी डरे हुए थे। और उनकी राइफल तो वो भी हो गया ना कि एक करने के बाद दोबारा लोड करनी पड़ती है? नहीं, उनकी अलग अलग कई बंदूकें होती थी। अच्छा। इसमें यह था कि उनके पास ये कहानी भी आगे आपको इनकी बंदूक के बारे में बताऊंगा। अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है वो। तो कॉर्बेट साहब ने बोला वहाँ पे कि एक्सपीरियंस न होने की वजह से उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल दिया था उस जगह पे। शुक्र ये रहा कि बाघिन ने हमला नहीं किया और कुछ दूर पे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। बाघिन जो थी सिर्फ ये देखने आई थी कि कौन है जो उसका पीछा कर रहा है। मतलब जब वो लेके जा रही थी तो उसको एहसास हो गया कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है। तो उसने बॉडी को आगे रखा, वापस आई देखने तो कॉर्बेट साहब थे। मतलब इतनी शातिर, इतनी खतरनाक, इतनी चालाक बाघिन थी वो कि वो उल्टा चेज करी थी इनको, क्योंकि देखें जरा कौन है, देखें जरा। और ये जो शिकार था वो उसका 436वां शिकार थी। वो लड़की 16-17 साल की। क्या नंबर बताया? 436 नंबर, आखिरी वाला। मतलब अब कहानी आगे बढ़ रही है। टाइग्रिस इरिटेट होकर ग्राउलिंग करी। अब कॉर्बेट साहब को लगा कि कहाँ मैं फंस गया। चक्कर ये था कि कॉर्बेट साहब के चारों तरफ ढेर सारी चट्टानें थी। बाई चांस अगर वो गिरते तो टकराने से सर फट के मौत हो सकती थी। जाहिर है, वो तो बहुत ही। तो बड़े अजीब से सिचुएशन में खड़े थे जहाँ पे वो बहुत रिस्की था कॉर्बेट साहब के लिए। सही बात कि एक तरफ टाइग्रिस है मैन ईटर और दूसरी तरफ चट्टान और पहाड़। अगर वो चार्ज भी करती तो ये गिर के मर सकते थे। तो उन्होंने मेंशन किया कि एक्सपीरियंस का न होना वहाँ पे उनको खतरे में डाल चुका था। राइट। अब 4-5 घंटे वो वहीं पे थे। शाम होने लगी। जब शाम होने लगी तो खतरा बढ़ा। रात अंधेरे में क्या ही कर लेते। तो वो गांव की तरफ लौट के आ गए। फिर कॉर्बेट साहब गांव में बैठ करके वो सिगरेट पीते थे। सिगरेट पी के वो सोचने लगे कि नई स्ट्रैटेजी, नई प्लानिंग हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा ढेर सारे लोग अगर मिल जाएं तो 3 तरफ से घेराव हम करेंगे और रोड की तरफ मैं खड़ा रहूँगा, टाइग्रिस आएगी, मैं गोली मार दूंगा। इनके दिमाग में आया। कॉर्बेट साहब ने फटाफट वहाँ के तहसीलदार, तहसील होते हैं हर उसमें होते थे, तहसीलदार को बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंतज़ाम कीजिए और जिस जगह पे उस लड़की को टाइग्रिस ने मारा था सुबह तक लोग पहुँच जाने चाहिए। तो तहसीलदार साहब ने लोगों को बुलाया, बोला ऐसा है आप लोगों के पास जो बंदूक है जिसके पर्ची उर्ची नहीं है यानी लाइसेंस नहीं है वो चेक नहीं किए जाएंगे और आगे भी चेक नहीं किए जाएंगे। इनफैक्ट आगे आपको गोला बारूद चाहिए होगा हम देंगे, लेकिन आप आओ। उस टाइम पे 298 लोग इकट्ठा हो गए बंदूक लेकर के। साहब हमारे पास है। और वो कॉर्बेट साहब के लिए निकल पड़े। वो लोग पहुँचे उसी जगह पर और उसी जगह पर जहाँ पे उस लड़की का साड़ी और पेटीकोट वगैरह पड़ा था, उस जगह पे सारे लोग इकट्ठे हुए। कॉर्बेट साहब ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी थी। तो सामने एक पहाड़ी ही थी, तो वहाँ पे एक चीड़ का पेड़ था। अच्छा। तो कॉर्बेट साहब ने बोला कि आप लोग इस तरफ रहेंगे, मैं पेड़ की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि छुपने के लिए एक जगह चाहिए मारने की। और जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मैं सफ़ेद रुमाल दिखाऊँगा, तो आप लोग शोर शराबा, आपके साथ ढोल वगैरह थे, बाजे वगैरह थे, गोली वोली चला देना, ताकि गफलत में, हड़बड़ाहट में वो टाइग्रिस बाहर आएगी, तो सामने मैं रहूँगा, मैं उड़ा दूंगा। सब बोले ठीक है साहब। वो लोग यहाँ खड़े, जिम कॉर्बेट और साथ में उनके तहसीलदार साहब भी,
अपनी डबल बैरल बंदूक लेके जा रहे हैं। इंसान तो इंसान होता है। तहसीलदार साहब के पैर गए छिल, पहाड़ी चढ़ रहे थे, जूते उनके ढीले रहे होंगे, ओके ओके, तो उनके छाले पड़ा है पैर में। तो रुक करके अपने छाले वाले देख रहे हैं। इसमें हो गया लेट। इधर जो लोग खड़े थे उनको लगा कि कॉर्बेट साहब रुमाल दिखाना भूल गए हैं। लेट्स स्टार्ट। ओ बाजे बाजे धड़ाम धड़ाम गोलियां चलाने लगे। कॉर्बेट साहब देखिए, अरे यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी वो अपने सेफ्टी वाली जगह पे भी नहीं पहुंचे। वो जगह अभी भी चीड़ का पेड़ 150 मीटर दूर था, काफी दूर था, और यहाँ लोग शुरू कर दिए गोलियां चलाने, ढोल पीटने। कॉर्बेट बोले ये हो क्या रहा है, हम खतरे में आ गए हैं, भागिए साहब। वो तहसीलदार साहब दोनों लोग भागे। हालांकि वहाँ ना पहुँच के एक 3-4 फीट का घास ऐसा जैसा था गुच्छा, उसके पीछे कॉर्बेट साहब लोग छुपे कि साला आज तो यही लोग मरवा देते। ठीक है। लेकिन अब बाघिन सामने दिखी। कॉर्बेट साहब गोली चलाती इससे पहले तहसीलदार साहब जो उसमें दाड़ दाड़ 2 गोली उड़ा दी। बाप रे। बाघिन को लगा भी। कॉर्बेट साहब बोले ये हो क्या रहा है। कॉर्बेट साहब भी लगाए धाड़, गोली मारी। अच्छा, किस्मत की बात थी कॉर्बेट साहब के पास 3 ही गोली थी। उन्होंने कहा 2 मैंने मारने के लिए रखी थी, 1 सेफ्टी। अब कॉर्बेट साहब ने बोला कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। बाघिन सामने, उन्होंने तहसीलदार की गन ली। अच्छा, जब गन ली तो उनके फाकते उड़ गए कि जहाँ पे गोली लोड होती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो नाका बना होता है, उसमें वो डालते हैं, वो बुलेट डालते हैं उसमें। बुलेट जहाँ डालते हैं उसमें 3 इंच का गैप था, मतलब बंदूक ऐसे फटी हुई थी उनकी। ठीक है। कॉर्बेट साहब बोले यार बाघिन मेरे सामने, और जब गोलियां चली तो लोग जश्न मनाने लगे वहाँ पे कि मर गई मर गई मर गई। यार कॉर्बेट कह रहा भी नहीं मरी है यार, मारना है अभी मुझे। अब उस गन को अगर चलाते कॉर्बेट साहब डर से कि अगर ये गन मैं चलाऊंगा तो फट जाएगी, सही बात है, तहसीलदार साहब वाली, और अगर कहीं बैक फायर कर गया तो उससे अंधे हो सकते हैं। लेकिन चारा कुछ नहीं था। उन्होंने गोली दागी, चलाई, मारी। गोली थी एक्चुअली उसके सर पे या सीने पे लगी पैर पे। अच्छा, लेकिन वो पहले से जख्मी थी तो वो लुढ़क करके गिर गई, मर गई, फाइनली मरी। बट ये सारे कांड होते होते रहे। खैर, अब कॉर्बेट साहब ने गांव वाले जो थे वो नीचे की तरफ आओ, वो चिल्लाना शुरू किया कि हम इसे काट डालेंगे, हम इसे चीर फाड़ देंगे, ये कर देंगे। तो कॉर्बेट साहब ने बोला नहीं नहीं, ये गलत बात है, यहाँ पे इतनी बर्बरता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत डिसिप्लिन आदमी थे। तो लोगों ने कहा ठीक है, कम से कम गांव वालों को तो दिखा देंगे, जिससे उनका डर जो हदस है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कहा हाँ ये कर लेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरी थ्योरी समझ में आती है। कॉर्बेट साहब जब भी इस तरह की चीज़ें करते थे, मतलब किसी को हंट करते थे, तो उसको पूरा मुआयना करते थे कि क्या वजह रही होगी। तो उन्होंने देखा कि उस टाइग्रिस के ऊपर वाले केनाइन, जो शिकारी दांत होते हैं, 4 होते हैं बेसिकली, तो ऊपर वाले केनाइन आधा टूटा हुआ था और नीचे वाला केनाइन पूरा अंदर तक हड्डियों तक टूटा हुआ था। यानी उसको बुलेट लगा था, गोली लगी थी, किसी ने शिकार करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसके केनाइन टूट गए। और जब इस हालात में केनाइन टूटते हैं तो कोई भी जानवर मैनीटर बन जाता है। हमने कितनी बार जिक्र किया है कि मैनीटर बनने की कई वजह, उसके दांत टूट जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, जख्मी हो जाता है, तब वो मैनीटर। यहाँ पे मैनीटर बनने की वजह पता चली कि उसको किसी ने बुलेट मारा था, गोली मारी थी, जिससे उसके शिकारी दांत टूट गए थे। तो इंसान को मारना बहुत आसान होता है टाइगर के लिए, क्योंकि इंसान कितना ही भाग लेगा। तो इस वजह से मैनीटर बनी थी। कहाँ? नेपाल में। नेपाल उन्होंने कहाँ भेज दिया? भारत में। आ गई वो उत्तराखंड, वहाँ पे उसने पूरा कुमाऊं रीजन को अपना शिकार बनाया। लेकिन ये थ्योरी कॉर्बेट साहब को क्लियर हो गई कि ये इंसानों द्वारा ही बनाई गई। ये इंसान कितना घटिया है, धरती का सबसे गिरा हुआ प्रजाति जो मैं कहता हूँ। यहाँ पे भी उस जमाने में भी थे गिरे हुए लोग, कि उस बेजुबान को गोली मारी गई, जिसकी वजह से वो मैनीटर हो गई। यहाँ पे जो सबसे बड़ा बदलाव आया जी, वो आया कॉर्बेट साहब की ज़िंदगी में। उस दिन कॉर्बेट साहब ने शिकार न करने का फैसला लिया। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। और ये वही दिन था जिस दिन से कॉर्बेट साहब शिकारी न बन के कंजर्वेशन के लिए काम शुरू किया उन्होंने। उसके बाद से उन्होंने एक भी शिकार नहीं किया। जो मारे वो मैनीटर्स थे। ऐसे शौकिया कभी उन्होंने कभी किसी बेजुबान को फिर नहीं मारा। तो कितना बड़ा बदलाव जिम कॉर्बेट साहब में हुआ। कमाल के इंसान थे वो। उन्होंने कसम खाई कि आज के बाद मैं शिकार नहीं करूँगा।
कंजर्वेशन बचाने के लिए काम किया। फिर जब उस गांव में वो लेकर के आए उस टाइग्रिस की बॉडी को, तो गांव वाले देख करके एकदम राहत में आए कि भाई अब खौफ ख़त्म हुआ। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने उसका सर और पूरी खाल लेकर के उस औरत के घर पे गए। कहाँ? जिस झोपड़ी में औरत अपनी बहन के साथ रहती थी, जो टाइगर के खौफ से चिल्ला चिल्ला के गूंगी हो गई, आवाज़ चली गई थी जिसकी। उन्होंने उसके दरवाजे पे उसका सर और उसका खाल रखा। वो औरत बाहर निकली और दौड़ी लोगों को बताने के लिए कि वो मारा गया, और उसकी आवाज़ वापस आ गई। वापस आ गई आवाज़ उसकी वापस आ गई। क्या बात है! मतलब ये तो एक अजीब ज़बरदस्त कॉर्बेट साहब भी परेशान, पूरे गांव वाले परेशान, उसके बच्चे और पति परेशान, कि मतलब परेशान नहीं, मतलब शौक में कि ये आवाज़ भी वापस आ गई। उसका जो गुस्सा था, डर था, गम था, वो बाहर आया और उसकी आवाज़ भी वापस आ गई। तो ये सबको हैरान कर देने वाला मामला दिखा, और यहीं पे इस कहानी का अंत है। क्या बात है! मैन ईटर ऑफ चंपावत, आप अगर पढ़ना चाहें तो कॉर्बेट साहब की बुक में इसका जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ गलती रही होगी तो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ पे अब हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि 436 लोग बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बिल्कुल, बेशक। और बेगुनाह मरे। जो गुनहगार था, जिसने उनको बुलेट मारा था उन टाइग्रिस को, असली गुनहगार वो था, बिल्कुल, ये नहीं थी। हम जितने लोग मरे, सिंपैथी है मेरी, मैं मानता हूँ कि इतनी जान जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदार जो था वो इंसान था। उसने ही मजबूर किया एक टाइगर को मैन ईटर बनने पे। बेशक। पर आमतौर पे हम देखते हैं तो उसमें अब अगर किसी मैन ईटर टाइगर को या टाइग्रेस को अगर करना हो तो इस तरह का सपोर्ट जो लोकल्स की तरफ से नहीं मिलता है। नहीं, अगर मैन ईटर होता तो लोकल पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन उस ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तब आपके पास इक्विपमेंट नहीं होते, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। आज आपके पास सब कुछ है, ड्रोन है, आप ड्रोन से फ़ौरन देख सकते कहाँ कहाँ गई। पहले तो पैदल चल रहे हैं। अब वैसे भी हमने जंगल तो ख़त्म ही कर दिया आधे ज़्यादा, रहायशी इलाके में इंसान रह रहा है। हमारे पास आज गाड़ियाँ हैं, पूरे संसाधन हैं जानवरों को परेशान करने के लिए, उनको मारने के लिए। तो तब और अब में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब कोई मैन ईटर होता है तो एक दिन में उसको पकड़ लिया जाता है। कुछ केसेस जैसे अवनी वाला था महाराष्ट्र में जी, उसमें महीनों लगे थे। अमानगढ़ वगैरह में भी आ गया था। लेकिन यह है कि अब बहुत आसान है, पहले बहुत मुश्किल था। हम जिस वक्त की बात कर रहे सन 1900 की जी, 1907 तक ये मामला रहा चंपावत वाला। तो कॉर्बेट साहब जैसे दलेर लोग, मैं कहूँगा जी, कितनी हिम्मत की बात थी कि वो जाते थे, और एक्सपीरियंस उनको नहीं था, फिर भी उन्होंने ये चैलेंज लिया कि मैं आपकी मदद करूँगा, डिप्टी कमिश्नर साहब, और उन्होंने उस इलाके को इस बागिन से मुक्ति दिलाई। और मुझे अफसोस इंसानों के लिए भी है, मुझे अफसोस इस टाइग्रिस के लिए भी है, बेशक, क्योंकि इसको बनाया गया था, वो बनी नहीं थी। तो मुझे दोनों तरफ दुख हुआ इसको पढ़ के। पर आप जैसे कह रहे हैं कि अब टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया है और इसकी वजह से काफ़ी आसानी होती है, लेकिन फिर ये जो टेक्निकल एडवांसमेंट होता है ये दोनों तरह से काम करता है। जैसे आज सुबह मैं इंडियन एक्सप्रेस में मैंने खबर देखी जो आज के अखबार में है कि उसमें कि पिछले 3 सालों में 100 से ज़्यादा टाइगर्स जो है वो पोच हुए हैं, और उन टाइगर्स की जो माफिया हैं वो बहुत टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वो पैन इंडिया, कुछ इसमें म्यांमार रूट का भी जिक्र है इसमें उसका है, और वो बताते हैं कि वो कैसे पैन इंडिया काम कर रहे हैं। वो कैमराज लगाते हैं, वो कुछ उनके सेंसर्स लगाते हैं, तो उससे उनको बहुत आसानी होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है दोनों तरह से काम करती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, एक चाकू होता है जी, उससे आप फल काट सकते हैं और किसी का गला भी, डिपेंड करता है आपकी नीयत कैसी है। बेशक। जो ये पोचर्स होते हैं इनको तो खैर मैं, आप यहाँ पे देखिए कि आज 100 से ज़्यादा टाइगर आपने बताया। जी जी, ये तो सरकारी आंकड़ा है, इससे ज़्यादा ही होगा जो हमें आपको पता ही नहीं है। अभी पिछले महीने हमने देखा रणथंभौर में 10 टाइगर गायब हो गए, हाँ, कुछ महीने पहले। तो वो टाइम था जहाँ पे इंसान पोच हो रहे थे, एक टाइगरिस मार रही थी। आज हम, और वो भी गुनाह उसका नहीं था, इन द सेंस वो बनी नहीं थी, बनाई गई थी। आज इंसान पोच कर रहा है, क्योंकि आज हमारे पास ताकत आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। ऐसे
तमाम जंगलात में आप जाएंगे, जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यस वो थर्मो सेंसर उनके पास होता है जी, ट्रैप कैमरा का भी इस्तेमाल करते हैं, और आजकल तो ड्रोन आ गए, छोटे छोटे उड़ा दीजिए। ये मिली भगत से होता है। ये अगर आप कहें कि पोचर जाएगा जंगल में और सीधा सीधा वो शिकार इसमें कर लेगा। लोकल्स भी इन्वॉल्व होते लोकल हैं, इन्वॉल्व होते हैं, कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं, कुछ और करप्ट ऑफिसर्स भी और होते हैं। यस सरकारी जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो भी मिलते हैं। इसको हमने डिस्कस किया है, इसकी वजह है कि उनकी तनख्वाह ही क्या होती है यार। हाँ, ये भी है आप कि जाके इसका पहलू देखिए, है। बहुत क्या बोले कठिन जिंदगी जीते हैं जो गार्ड्स हैं, तो उनको ना तो पैसे दे रहे हो ना सुविधा दे रहे हो। मैं कोई पोचर जाएगा, वो बोलेगा यार बताइए टाइगर कहाँ दिखे, टाइगर दिखेगा, बोला हाँ वहाँ दिखेगा, ले चलोगे, हाँ ले चलेंगे, क्या दोगे, 50,000 दूंगा। 50,000 उसके लिए बहुत बड़ी रकम हो गई। किसी की घर में ज़रूरत है, माँ बीमार है, शादी करनी है, किसी को इलाज कराना है, ले लेगा 50,000 रुपये। उसको क्या पड़ा, उसको लगता है ठीक है यार, मैं इस टाइगर के लिए जंगल में दिन रात खाक छानता हूँ, जान खतरे में डालता हूँ। पैदल पेट्रोलिंग करते हैं वो, और उनको आप देते क्या हो, 3,000 रुपये महीना, 24 घंटे की ड्यूटी, गाली अलग। साहब आएंगे तो गाली ही देंगे, यहाँ क्यों नहीं आई, यह क्यों नहीं हुआ। देखा है मैंने जंगलों में। तो मुश्किल है। पोचिंग तो नासूर है, और ये रोकना, मतलब इतने साल से तो मैं देख रहा हूँ, आज हम 21वीं सदी में चले गए हैं कहने को, हमारे पास पूरा तंत्र है, पूरे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, लेकिन पोचिंग आज भी अपने शबाब पे है। और पोचिंग का नेक्सस सिर्फ इंडिया थोड़ी है, इंडिया में तो मारे जाते हैं, वो पूरा जाता है चाइना, म्यांमार जो आप कह रहे हैं, इधर हर जगह, नेपाल, हर जगह जाता है। इसके बहुत बड़ा एक माफिया है। बल्कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि 6,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है पोचिंग से। पोचर्स का इतना बड़ा धंधा है, 6,000 करोड़ का एक साल का। आप सोच सकते हैं किस लेवल पे इनको मारा जा रहा है। और फिर एक तरफ हम आते हैं कि इनको बचाना है, जंगल बढ़ाइए और जंगल की सुरक्षा निश्चित कीजिए, जानवर बचे रहेंगे। तो आमतौर पर जब कभी कोई शिकारी जब शिकार करता है तो वो अपने सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद उस बात को अपनी किताब में दर्ज करता है, और वो उसके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि भाई अब मुझे तजुर्बा हो गया। पर इस मामले में जो कॉर्बेट साहब ने ये फैसला किया कि वो आगे से उसका शिकार नहीं करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत अलग बात है, क्योंकि इस तरह से कह सकते हैं कि चंपावत की इस आदमखोर शेरनी को मारने के बाद ऐसा हुआ कि उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया, पूरा दृष्टिकोण उनका बदल गया, सिर्फ इस बात से कि इंसान क्या किया हुआ ही इंसान भुगत रहा है। बिल्कुल, देखिए शौक उनका था शिकार करना जी, बट जब उन्होंने उस पूरे, कहते हैं ना, बदलाव ऐसे नहीं होता कि आप एक एक सोचेंगे कि आज से मैं साधु बन जाऊंगा। कुछ होता है ज़िंदगी में, एक टर्निंग आप पॉइंट एक्सपीरियंस करते हैं, उसको देखते हैं, और सडनली इतना बड़ा आपको लगता है कि आपके लगता है मिथ्या है सब। कोई एक ट्रिगर आता है लाइफ ट्रिगर, तो ट्रिगर यहाँ पे 3 चीज़ें थी कॉर्बेट साहब के लिए। एक कि इतने सारे लोग मरे थे, राइट, वो खुद इसके पार्ट बने, मतलब उसको हंट करने के लिए। और जब उन्होंने देखा ये सब कुछ हंटिंग की वजह से हुआ है, अगर किसी शिकारी ने, जिसने भी उस टाइग्रेस को गोली मारी थी, बुलेट जो उनके दांत पे लगी, दांत टूट गए, कैनाइन टूट गए, अगर वो नहीं चला होता तो इतने लोग नहीं मरते। बिल्कुल। तो उनको लगा कि शिकार गलत है, बेजुबान को मारना गलत है, और एक चेंज उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा आया। और पूरी दुनिया कॉर्बेट साहब को याद रखती है उनके इस महान कार्य के लिए जो उन्होंने उसके बाद किया। तो आमतौर पे ये, अब इसकी थ्योरी तो यही मानी जाती है कि किसी इंसान ने उसका शिकार किया, उस पर फायर किया, उसका कैनाइन टूटा, और उसके बाद उसने आसान टारगेट के तौर पे इंसान को पकड़ा। लेकिन इसके अलावा और क्या रीजंस होते हैं किसी बाघिन के या बाघ के आदमखोर होने के? इसमें देखिए, सबसे पहला ये होता है कि ज़ख्मी होना। जैसे मान लीजिए उसके पैर में कांटा चुभ जाए, बड़ा जख्म हो जाए, ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकता, मेल फीमेल दोनों होते हैं, तो उसको लगता है क्या पकड़ो मैं, तो वो गांव की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ उसको कैटल वगैरह मिल जाते हैं, बकरे, भैंस, गाय, ये। नहीं तो इंसान को दौड़ाना उसके लिए क्या है, इंसान कितने देर भाग जाएगा, 10 मीटर चलेगा, हाँफने लगता है, उतने देर में टाइगर उसको निपटा देगा। तो एक वजह ज़ख्मी होता है। दूसरा होता है कि बूढ़ा हो गया है टाइगर, तो वो भी उसकी इतनी ताकत नहीं है कि किसी सांभर को या किसी बड़े जानवर को वो अपना शिकार बना सके, तो फिर वो हल्के फुल्के, यानी हम इंसान, मुलायम गोश्त, इजी टारगेट उसको कर देता है।
तीसरा कई बार होता है कि हम उसके बहुत अंदर चले जाएं, कोई टाइगर से जो अपने बच्चे के साथ है, आप बिल्कुल टेरिटरी अपनी सीमाएं आप लांग करके उसके घर के मुंह तक चले जाएं, तब वो अटैक कर सकती है, आपको मार सकती है। मैन किलर्स भी होते हैं, मैन ईटर अलग होता है। अगर खाया नहीं है तो मैन किलर्स है वो, अदरवाइज मैन ईटर। अगर खा लिया तो मैन ईटर। तो किलर को एक बार बख्श दिया जाता है, जंगल वाले भी छोड़ देते कि खाया नहीं था तो चलो गुस्से में या इंसान की गलती की वजह से ऐसा हुआ है तो उसमें उसको थोड़ी छूट दे दी जाती है। लेकिन अगर खा लिया है तो उसको मैन ईटर घोषित करके हम या तो मार देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, या पकड़ के चिड़ियाघर में आजीवन उसको उम्र कैद की सज़ा दे देते हैं। तो सारे नियम तो हम बनाते हैं अपने सेफ्टी के लिए, लेकिन एक तरफ देखो तो हम ही उनको जाके मार भी रहे हैं। इंसान कहाँ तक गिरेगा, आप देखते रहिए। तो जैसे दो मामले हैं जो ख़ास तौर से मुझे भी याद है, चंपावत वाला और ये हमने रुद्रप्रयाग वाला जो सुना, पर इसके ये तो पुराने वक्त की बात हो गई। अगर आज के दौर में बात करें तो क्या ये मैन ईटर टाइग्रेस या टाइगर की समस्या आपको लगता है कि रेलेवेंट है? ऐसे क्या ज़्यादा होते हैं मैन ईटर्स आजकल? नहीं, मैं कभी भी इनको टाइगर को ब्लेम नहीं करूँगा कि वो मैन ईटर हो गए। क्यों गए आप उसके पास? भाई पता है ना इस जंगल में शेर रहता है, तो आप घुस क्यों रहे हो? जाओगे तो मरोगे। आप देखिए सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं, अक्सर आप देखेंगे कि लकड़ी काटने गए थे या गया था। सुंदरवन में जाइए तो शहद निकालने सबसे ज़्यादा मौतें क्यों होती हैं? इंसान घुस रहा है उनकी टेरिटरी में, वो थोड़े आ रहा है आपके घर में घुसने। शहद तुमको चाहिए, ज़मीन तुमको सब चाहिए, कुछ तुमको चाहिए, उनको जाके डिस्टर्ब करो, उनके घर में जाओ, मर गए आप तो ये साहब ये गलती टाइगर की है, इसको मारिए, इसको उठा के जू में डालिए। और जैसे कि धरती पे सबसे बड़ा अधिकार हम इंसान मान के चलते हैं कि हमारा ही है, बाकी हमारे बाद, हम फर्स्ट, बाकी सब सेकंड थर्ड। तो आप उनके इलाके में घुसते हो, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि मैन ईटर वाले कन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। इसलिए रहेगा कि हम धीरे धीरे जंगल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, अंदर चलते जा रहे हैं, मौतें हो रही हैं, टाइगर भी मार रहा है, आदमी भी मर रहे हैं। क्यों होना ये सब? तो उनको ब्लेम करना बिल्कुल गलत है कि मैन ईटर टाइगर होते हैं उनको डील करने के लिए ना। आप उनके इलाके में मत जाइए, मैन ईटर नहीं बनेगा, सिंपल एंड क्लियर। और इस तरह की थ्योरी पे कोई चर्चा नहीं करता। हम सिर्फ चर्चा करते हैं आदमखोर हो गया उसको गोली मार दो, आदमखोर हो गया उसको पकड़ के अंदर डाल दो। अरे हमको पता है आदमखोर क्यों हुआ, जो हम डिस्कस करें वही प्रॉब्लम है कि हम उसके घर में गए थे, उसने हमें मार दिया, तो गलती किसकी? आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी को, उसकी जिंदगी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके हैबिटेट को क्यों कर रहे हैं? आप मत जाइए, लेकिन हम ब्लेम करेंगे टाइगर को साहब, क्योंकि हम इंसान हैं। राइट। तो ये समस्या थी, है और बढ़ेगी। लेकिन अब तो टाइगर ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले कुछ नहीं है। अभी हम कह रहे हैं दुगने टाइगर हो गए हिंदुस्तान। तो इसमें एक तो ये कि लोग जो उनकी टेरिटरी में दाखिल हो रहे हैं और ये सब कर रहे हैं जो आपने बताया, पर पोचर्स का भी इसमें हाथ है कि अगर वो पोचिंग करते हैं तो उससे जो बाघ है वो ज़ख्मी हो सकता है, फिर वो भी मैन ईटर हो सकता है, वो भी तो अपनी बचाव में रिटेलिएट करेगा ना। पोचर बहुत निर्दयी होते हैं। हाँ। और वो इस तरीके से काम नहीं करते हैं, वो प्रॉपर आजकल तो फंदे उंदे लगाने वाला सिस्टम चला गया है। पहले होता था कि ये लगाएंगे वो करेंगे, अब क्या होता है, लोहे वाले एक पंजा आता है, बहुत ही भयानक होता है वो, जिसमें उसके पैर फंस जाते हैं। गोली से नहीं मारते, अब डंडों से पीट पीट के मारते हैं, जिंदा चाहिए, स्किन खराब हो जाएगी, गोली लगी तो छेद हो जाएगी। तो एक पेनफुल डेथ टाइगर को देते हैं। और वैसे ही डेथ मतलब मारना इनको भी वैसे ही चाहिए, जितनी ब्रुटैलिटी के साथ, जितने निर्मम हत्या करते हैं टाइगर की, वैसे ही हत्या इनकी भी करनी चाहिए कि स्किन नहीं खराब होनी चाहिए, स्किन ना खराब हो, इसलिए तड़पा तड़पा के डंडे से पीट पीट के उसको मारूंगा। तो आज हमने जो जिक्र किया वो मतलब ऑलमोस्ट 125 साल 118 साल पुरानी बात हो गई। बिल्कुल 1900 से बात करें तो 125 साल। लेकिन मैं सोचता हूँ वो ज़माना कितना खूबसूरत रहा होगा। ठीक है, हादसे हुए होंगे कि जहाँ जंगल ही जंगल होते होंगे, इंसानों की आबादी इतनी थी ही नहीं, सारे जंगल फल फूल रहे थे। इसमें भी कितना बड़ा जो बड़े कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान में रहे जिन्होंने कमाल का काम, बिली अर्जुन सिंह की मैं तारीफ़ करूँगा, राइट, जिन्होंने जंगल को बचाने के लिए काम किया, सलीम अली जिन्होंने चिड़ियों को बचाने के लिए काम किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी बदौलत पे जंगल जो है बचे हुए हैं, जानवर बचे हुए हैं। मारने के लिए तो 100 लोग हैं, जंगल को ख़त्म करने के लिए 1000 लोग हैं, बचाने के लिए 2-4 होंगे। और ये इसमें एक अफसोस है कि जो जंगल के हीरोज़ हैं उनका जिक्र कम होता है, उनके बारे में। जंगल के हीरोज़ जो मैं मानता हूँ ना, वो बहुत छोटे दर्जे के लोग हैं। गार्ड जो हैं, ऑफिसर तो चलिए ज़रूरी है, स्ट्रेटजी प्लानिंग उनकी होती है, साहब लोग हैं,
बट इनको कभी आप जाके देखिए ना साहब कि कितना बेचारे पेट्रोलिंग पैदल। आपको अगर मैं कॉर्बेट में छोड़ दूं, रणथंभौर में छोड़ दूं, जंगल जाओ पैदल घूमो, आप नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। वो डंडा लेकर के पेट्रोलिंग करते हैं। गर्मी, बारिश, ठंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने टाइगर आ गया, उनके पास वायरलेस कुछ होता है, वॉकी टॉकी होते हैं। ओके। तो लेकिन खतरा तो है ना जान का, लेकिन वो उनको बचाने के लिए पेट्रोलिंग करते रहते हैं। वो है असली हीरो। और भी लोग हीरो, लेकिन मैं इनको बहुत गुमनाम हीरोज हैं। हाँ, इनको मैं बहुत इनकी तारीफ करता हूँ कि ये लोग जो है पूरी ज़िंदगी जंगल को देते हैं, बदले में कुछ नहीं मिलता ऐसा। और जो बड़े ऑफिसर उनको तो अच्छा बंगले मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, जंगल के अंदर ही सारी सुविधाएं होती हैं, सारी सुविधाएं, नौकर चाकर सब मिलते हैं। वो बेचारे क्या मिलता है यार, जबकि असली नज़र उन्हीं की है उसमें। हाँ, मैंने देखा है जंगलात में, मैं नाम नहीं लूँगा जंगल का, जहाँ पे मतलब 1800-2200 रुपये तनख्वाह है, परमानेंट नौकरी भी नहीं है, परमानेंट नौकरी भी नहीं है, और बेचारे 24 घंटे की ड्यूटी पे हैं। ये नहीं कि 10 से 6 हमारी तरह ऑफिस आवर चले गए ना। ऐसे लोगों को हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि किस तरीके के वर्स्ट कंडीशन में ये लोग काम करते हैं। और सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, इनके लिए कुछ अच्छा करें, एक अच्छी तनख्वाह तो कम से कम दे दें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही असली हीरोज़ हैं। बिल्कुल, और इन्हीं से जंगल आबाद है। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदाबाद है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और पढ़ते हैं उन ख़तों को जो हमारे दोस्तों ने इसका तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि ख़त और कमेंट जो हैं जी वो मुझे चार्ज कर देते हैं। तो शुरुआत में फिर बता देते हैं, हमारा पता है radio@aajtak.com। इस पर आप भी चिट्ठियाँ भेज सकते हैं। पहली चिट्ठी जो है वो भोपाल से आई है, राशिद अहमद साहब की। लिखते हैं कि प्रिय खानचा और जमशेद भाई सलाम। शेर खान पॉडकास्ट से जब से जुड़े हैं ऐसा लगने लगा है कि हमें भी पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन करना शुरू भी कर दिया है और प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया। वाह, बहुत खूब साहब। मुझे ये सलाहियत देने के लिए आपका शुक्रिया। बाकी एपिसोड्स का तो कहना ही क्या, हर एपिसोड में आपके किस्से और जंगल के अनुभव सुनकर मज़ा आता है। आपकी बातें जंगल की दुनिया को इतनी खूबसूरती से सामने लाती हैं कि सुनने वाला ख़ुद को वही महसूस करता है। जमशेद साहब, आपके अंदाज में जो अपनापन है वो श्रोताओं को बांधे रखता है। आगे भी आपके दिलचस्प किस्से सुनने का इंतज़ार रहेगा। शुभकामनाओं के साथ, राशिद अहमद, भोपाल। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। और आपने जो चेंज जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी ज़िंदगी में लाया था कि वो शिकार नहीं करेंगे, वही चेंज आपने अपने पास लाया कि आप प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करें। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब आप जैसे लोग और बढ़ें, ये मेरी मनोकामना है। थैंक यू सो मच सर। अगली चिट्ठी है बबलू तिवारी साहब की, इटावा से इन्होंने चिट्ठी लिखी है। वाह वाह। लिखते हैं, प्रिय खानचा, शेर खान पॉडकास्ट सुनते सुनते ऐसा लगने लगता है जैसे हमने टिकट कटा के सीधे जंगल में एंट्री मार ली है। अब हमें एक तरफ कभी बाघ की दहाड़ सुनाई देती है, कभी चिड़ियों की चहचहाहट, और आपके किस्से क्या कहने। 3 ताल में तो आप आग लगाते ही हैं, यहाँ भी कुछ कम नहीं है। खानचा, आपके किस्सों में इतना रस है कि मैं शेर खान का एपिसोड चाय लेकर बैठता हूँ और आपके किस्से सुनते सुनते चाय ठंडी हो जाती है और हम कहानी में खो जाते हैं। तो अगली बार थोड़ा सावधान रहिएगा और कहीं हम सच में जंगल ना निकल जाएं। ढेर सारी दुआओं के साथ, बबलू तिवारी, इटावा, उत्तर प्रदेश। बबलू भाई, जंगल जाइए लेकिन रात में नहीं, चाय ठंडी हो तो गर्म कर लो यार। लेकिन बहुत शुक्रिया कि आप इतने चाव से हमारे शो को सुनते देखते हैं, और इसको देखिए और लोगों को दिखाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें, उनको लगे कि कितना ज़रूरी है जंगल, पहाड़, हवा, पानी हम सब के लिए, उतना ही जानवरों के लिए। तो आप जैसे लोग अगर जुड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया साहब आपका। चिट्ठी लिखी है अबरार हुसैन ने मुरादाबाद से। लिखते हैं, खानचा जिंदाबाद। जिंदाबाद गुरु। शेर खान पॉडकास्ट से मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे सुंदर घटनाओं में से एक है। आपके अंदाज में एक अपनापन है जो हर किस्से को दिल से जोड़ देता है। जंगल के किस्से हों, बाग की बातें हों या परिंदों की दुनिया हो, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। ख़ासकर जिस तरह से आप अपने अनुभवों को सहेज कर अपने अंदाज में साझा करते हैं, तो वो हम श्रोताओं को प्रकृति से जोड़ देता है। उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह हमें जंगल की अनकही कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी।
शुभकामनाओं के साथ अबरार हुसैन, मुरादाबाद। अबरार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चेंज अगर आपकी ज़िंदगी में इस शो से आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी होती है। जो भी लोग थोड़ा भी मतलब बहुत थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करेंगे जंगल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जंगल के लिए, जानवरों के लिए, तो उतना ही हमारा फीस जो है, हमारा जो क्या नजराना कहेंगे, वो समझ के हम रख लेते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। मुरादाबाद मैं आता रहता हूँ अक्सर, कभी आऊँगा तो मैं आपसे बात करूँगा। थैंक यू सो मच। चिट्ठी है गौरव आनंद जोशी साहब की। लिखते हैं, प्रणाम आसिफ भाई, जमशेद भाई, आप जो स्नेह भाव से हम दर्शकों के ख़त और कमेंट्स को अपने एपिसोड में इंक्लूड करते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार। एक कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर मैं आसिफ भाई से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। एज वी नो, आसिफ हैज़ बीन रोमिंग इन जंगल्स ऑफ जिम कॉर्बेट सिंस 2000. ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द रीलोकेशन मूवमेंट एंड रेजिस्टेंस व्हेन इट कम्स टू सुंदरखाल विलेज, where in early days the population of village was less, and now illegal encroachment of jungle land has become a big hurdle in relocating the village. Not to forget the rise in resorts, hotels and whatnot. As usual, humans are biggest scumbags that roam around earth. I would like to know, how was Jim Corbett in 2000s before this era of social media and connectivity and posh FRH? It would be lovely to hear your point of view, and would love to listen and understand how Jim Corbett was when Asif Bhai was a novice in his wildlife journey. जंगल जिंदाबाद। गौरव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस खत के लिए। तो अगर आप रामनगर से बढ़ते हैं टुवर्ड्स धनकड़ी गेट के लिए, जिम कॉर्बेट का जहाँ से जंगल शुरू होता है मेन वाला, तो ढिकली पूरा आप देखेंगे बसा हुआ है होटलों से। सैकड़ों होटल वहाँ पे बन गए, रिजॉर्ट, इंक्रोचमेंट कर करके वो अंदर पूरा जंगल को घेरते हुए आगे बढ़ गए। जब सुंदरखाल की जो आप बात कर रहे हैं, इसे रिलोकेट करने के लिए हमने एक पूरा एपिसोड किया था। तो हमने उसमें जिक्र किया था कि कैसे वहाँ पे कुछ घर होते थे। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि इनको रिलोकेट करेंगे तो पर पर्सन 10 लाख रुपए। घर में मान लीजिए 3 लोग हैं, बाप है, 2 बेटे हैं, 10-10 लाख दे दिए, 30 लाख हो गए। तो फिर उस पर स्टे लगा दिया गया रिलोकेशन पे। इस बीच क्या हुआ, लोगों ने अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को बसाना शुरू कर दिया। ये भी मिली भगत से होता है। मिली भगत यानी जंगलात वाले मुआवजा मिल सके इसलिए भी। यस, वो बढ़ते चले गए। अब इतने बढ़ गए हैं कि जो आप मुझसे कह रहे 2000 में कैसा था और अब कैसा दिखता है, पहले तो कुछ दिखता भी था इस तरफ, मतलब सुंदरखाल की तरफ। अब तो मुझे झोपड़ी घर सब दिखते हैं, दुकानें, और अब तो आगे बढ़ेंगे तो रिजॉर्ट भी बनने शुरू हो गए हैं साहब। तो मत पूछिए कि 2000 से 2025 के बीच में मैंने कितना बड़ा चीज़ देखा है। मतलब ऑलमोस्ट 0 to 100 वाला जो स्पीड होता है, जो आप देखते हैं, वही मैंने देखा है। और ये इंसान जहाँ जाएगा तबाही लाएगा। इंसान बढ़ रहे हैं, उसमें बढ़ते ही रहेंगे, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मेरी शिकायत सिर्फ इतनी है कि जंगल को तो बख्श दो। बेशक आप जाओ रहो ना, क्यों घुस रहे हो? और ज़बरदस्ती का आप इंक्रोचमेंट करो, कल को वोट बैंक बन गए हैं वो, तो राजनीति होगी। कोई नेता जाएगा, नहीं हम आपको पक्का घर बना के देंगे, वोट हमें दीजिए। तो चारों तरफ करप्शन, राजनीति चल रही है जिसका कोई इलाज तो है ही नहीं। तो सुंदरखाल में मैंने कुछ घर देखे थे, आज वहाँ घर ही घर दिखते हैं। तो थैंक यू सो मच गौरव साहब आपकी इस चिट्ठी के लिए। बाकी वो लिंक हम कोशिश करेंगे डाल दें, आप देखेंगे तो उसमें पूरा डेटा के साथ हमने एक पूरा एपिसोड किया है। शमीम अहमद साहब ने चिट्ठी लिखी है रामपुर से। कहते हैं बड़ी इन्होंने चिट्ठी जो लिखी है वो पुराने क्लासिक अंदाज में लिखी। ऊपर लिखा है प्रेषक शमीम अहमद, प्राप्तकर्ता आसिफ खान, ब्रैकेट में शेर खान, सुनने वालों का दोस्त। फिर लिखते हैं, प्रिय शेर खान साहब सलाम, उम्मीद है आप और जंगल के किस्से दोनों ही सलामत होंगे। आपके पॉडकास्ट शेर खान को सुनकर ऐसा लगता है जैसे जंगल की हर सांस को हम महसूस कर रहे हैं। मैं जब ये शो सुनता हूँ तो मेरा मन जंगल के घने पेड़ों, बहती नदियों और पक्षियों की चहचहाहट में खो जाता है। आपके किस्से ऐसे होते हैं जैसे कोई पुराने दोस्त के साथ बैठे हुए पहाड़ों, बागों और जंगल की बातें कर रहे हों। पिछले दिनों आया एपिसोड बहुत शानदार था। जिस तरह आपने वहाँ की जंगल की दुनिया का जिक्र किया, क्रेन से लेकर पेंटेड स्टॉक तक, ऐसा लगा कि बस झील के किनारे खड़े होकर ख़ुद को देख रहे हैं। आसिफ भाई, आपने तो पक्षियों की आवाज़ों को भी जैसे शब्द ने पिरो दिया हो। सच कहूँ तो वागडो वाला एपिसोड मेरी जान ही ले गया।
आपने जंगल की जो उसकी बादशाहत की जो बातें बताई, सुनकर ऐसा लगा कि जैसे वो बाघ मेरी आंखों के सामने है। और आपके किस्सों से मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। आपसे गुजारिश है कि कभी मौका मिले तो सरिस्का टाइगर रिजर्व पर भी एक एपिसोड ज़रूर कीजिएगा। और मैंने सुना है कि वहाँ पर बाघों का व्यवहार और संघर्ष भी बहुत दिलचस्प है। साथ ही अगर कोई एपिसोड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि घोड़ावर्ग पर कर सकें तो शायद ही ये पक्षी हमारी अगली पीढ़ी तक जिंदा रह पाए। आखिर में जमशेद भाई को भी सलाम कहिएगा, जिस अंदाज में वो शो होस्ट करते हैं उसमें अपनापन और गर्मजोशी की खुशबू है। सुनकर लगता है जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलने बैठे हैं। शेर खान को सुनने का सिलसिला कभी ख़त्म ना हो। आपका अपना दोस्त शमीम अहमद। शमीम भाई बहुत शुक्रिया, आप इतने चाव से इस शो को सुनते देखते हैं और जो बातें आपने लिखी कमाल की हैं। और चिड़ियों की हमने बात की है और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आप बात कर रहे हैं, इसकी भी एक कहानी थी कि इसे बेसिकली जो भी जानवर ख़तरे में होता है तो स्टेट जिस स्टेट का होता है वो उसे अपना स्टेट का बर्ड घोषित कर देता है, मतलब स्टेट बर्ड हमारी ये होगी या स्टेट जानवर हमारा ये होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की भी बात आई थी कि इसे ऑफिशियली वो डिक्लेयर किया जाए, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि बस्टर्ड की जगह कुछ और शब्द लगाकर लोग उसका मजाक बना सकते हैं। करेक्ट। तो वो नाम नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कुछ की संख्या में रह गए हैं और यही हालात रहा तो ये ख़त्म भी हो जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि ये जो तारे होती है उससे टकरा के मर जाते हैं। ये बहुत शांत प्रिय पक्षी होता है, काफ़ी साइज़ में बड़े होते हैं। डिस्टर्बेंस, ह्यूमन प्रेजेंस की वजह से ये विलुप्त हो रहे हैं। इतने हो गए, कुछ की संख्या में रह गए और अगर यही हाल रहा तो ये लुप्त हो जाएंगे, बेशक ख़त्म हो जाएंगे। तो पिछली बार कार्तिक साहब का जो एपिसोड था यूट्यूब पर उसे बहुत पसंद किया गया और बहुत लोगों ने उसे मोहब्बतों से नवाजा। वक्त है कि उस एपिसोड्स पर आए हुए कुछ कमेंट्स को पढ़ने का। तो चलिए देखते हैं कि लोगों ने उस पर क्या लिखा। अभिजीत सिन्हा नाम है इनका। ये लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद, आसिफ भाई और जमशेद भाई को सलाम। आज के टॉपिक में स्नेक्स की बहुत जानकारी लोगों को मिली है, इंक्लूडिंग मुझे भी। कार्तिक साहब को मेरा बड़ा सलाम। उनकी कमिटमेंट वाइल्ड लाइफ के लिए, उसके लिए हमें उन्हें सलाम करना है। लखनऊ से अभिजीत सिन्हा, फॉर्मर यूपी स्टेट क्रिकेटर एंड वाइल्ड लाइफर। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विवेक सिंह कहते हैं, जंगल जिंदाबाद। मोहन की बात हो रही है तो बता रहा, मेरे ससुराल रीवा का है और रीवा किला का एक हिस्सा म्यूज़ियम है जिधर बहुत कम पैसों में एंट्री है। उधर आज भी मोहन की खाल और मुंह प्रिजर्व्ड रखी हुई है। मैं जब लास्ट टाइम इंडिया में था तो नवंबर 2022 में तो खुद मैं देख कर आया था, बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू एंड योर बेस्ट विशेस, विवेक कह रहे हैं। विवेक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रीवा से आप हैं। मोहन साहब भी वहाँ पे उनकी वो रखी हुई है खाल में भूस भर करके। और सारे लोग, ज़्यादातर लोग जानते होंगे दुनिया में जितने भी वाइट टाइगर्स हैं वो मोहन के सिलसिले से ही हैं। और इसे एक महाराज, वहाँ के जो महाराज थे रीवा के, वो पकड़ के लाए थे जंगल से। जब उन्होंने देखा, शिकार पे गए थे वो, तो उन्होंने लाया, उससे मीटिंग कराई। 2 मीटिंग में बच्चे नहीं हुए थे, तीसरी बार फिर उन्होंने सफ़ेद बच्चे जन्म दिए मोहन के थ्रू, मतलब दूसरी बाघ इनसे क्रॉस कराया गया था। तो फिर वहाँ से सारे दुनिया में जितने भी आप वाइट टाइगर्स देखते हैं वो मोहन की ही ब्लड लाइन से आते हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपका। कुमार स्वामी साहब ने फिर से इस बार टाइम स्टैम्प्स लगाए हैं। बिल्कुल, और उन्होंने बताया है कि कार्तिक सत्यनारायण के इंट्रोडक्शन किस स्टैम्प पर है और जाहिर है से बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया है। ये उनका बड़प्पन है कि वो हर बार हमारे एपिसोड्स के लिए, लोगों की आसानी के लिए बहुत कमाल का काम करते हैं सर। हमारा काम आप थोड़ा आसान कर देते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, थैंक यू बोल सकता हूँ, कभी मिलेंगे हक भी दे दूँगा सर। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। सलोनी कहती हैं कि स्नेक्स के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई सर ने। सिमिलरली स्नेक्स के मिथ और फैक्ट्स रणथंबोर के म्यूज़ियम में भी हमने पढ़े हैं। इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव एपिसोड। थैंक यू सो मच मैम। साथ ही साउथ वेस्टर्न अभिनव लिखते हैं, द बैनरघट्टा नेशनल पार्क इज़ कनेक्टेड टू घुम्मलपुर forest, which I mentioned in my previous email, the same place where Kenneth Anderson shot the man-eater leopard. I go on long drives in these forests every weekend. Tomorrow I'll be going on a drive to Kaveri Wildlife Sanctuary, and last week I encountered a charging elephant in this forest. अभिनव कह रहे हैं। अभिनव यार, क्या मस्त आपने खबर बताई कि आप जंगल घूम रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब आप जंगल से बाहर आएंगे
जब ये देख रहे होंगे आप तो आ चुके होंगे, वहाँ की स्टोरी शेयर कीजिएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसे ही जंगल घूमते रहिए। गर्वित श्रीवास्तव लिखते हैं, बिग फैन ऑफ खांचा एंड द अमेजिंग होस्ट जमशेद, जंगल जिंदाबाद। शुक्रिया गर्वित भाई। हीना शेख, काफ़ी अच्छा एपिसोड था, आज के बेहतरीन इंसान के बारे में जानने का मौका मिला। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही वाइल्ड लाइफ के लिए काम करने वाले लोगों और ट्रस्ट के बारे में अपने प्रोग्राम में इन्फॉर्मेशन देते रहें। जी ज़रूर, कोशिश पूरी रहती है हमारी। एक चिट्ठी है जिसमें इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, पर इनका कहते हैं, आसिफ सर और जमशेद सर को नमस्कार। मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट पिछली बार से जब मैं 2007 में बांधवगढ़ नेशनल पार्क गया था तब हुआ। उसके बाद मौका मिलते ही और दूसरे टाइगर रिजर्वर में जाना पसंद करता हूँ। मेरे बड़े भैया के बदौलत पेंच और उमरेड सेंचुरी जाने का मौका मिला। पूरे यूट्यूब में आप जैसा कोई भी वाइल्ड लाइफ पर पॉडकास्ट नहीं मिला मुझे। बहुत धन्यवाद। और आज के एपिसोड तो बहुत ही शानदार था, जिसमें बहुत सी चीज़ें पता चली। रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही गेस्ट को बुलाया जाए और डिस्कशन किया जाए। एक बार फिर से जमशेद जी के नरेशन और आपके अपनेपन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्पेलिंग कुछ अजीब है, पर इनका नाम नहीं पता, अपना नाम लिखा करें आप, पर ये बहुत सुंदर कमेंट है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कमेंट किया और बताया साथ में कि आप इतने जंगल को घूम चुकी हैं, ये भी नहीं अंदाज़ा। चलिए, जो भी है, अपना नाम ज़रूर लिखा करें आप लोग, जिससे सहूलियत रहती है आपका नाम लेने में। और आपके इतने प्यार और इज़्ज़त के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी हैं, चौधरी 8085 इस नाम से आईडी है। आई सैल्यूट कार्तिक जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू कार्तिक साहब को बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत मैंने कमेंट सारे पढ़े हैं। हाँ। बहुत लोगों ने अपना जो प्यार था उस पर दिखाया। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। एक और हैं, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन चलिए हम इनके हैंडल का नाम ले लेते हैं। उर्दू शायरी नाम से कुछ लिखते हैं। नमस्कार खांचा और जमशेद भाई को रोर। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि ये शो और आप दोनों को शेर खान बनाने के लिए उन सब का बेहद बेहद शुक्रगुजार हूँ जो कैमरे के पीछे हैं। आप लोगों के बिल्कुल सभी की मेहनत है। प्रोड्यूसर, कैमरामैन, राइटर एंड अदर्स। आप लोग अगर स्टेज के सितारे हैं तो वो लोग आपके स्टेज हैं। हम आप सब के लिए बेहद बेशकीमती मेहनत का ये नतीजा है। एट लास्ट खांचा इज़ हर्ड, जमशेद इज़ वॉइस एंड टीम बिहाइंड हिज बॉडी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये टीम अभी तार खींच देगी, हमारी रिकॉर्डिंग रुक सकता है। तो हम इन्हें थैंक यू वैसे ही बोलते हैं और डरे भी रहते हैं कि कुछ गलत ना कर दे ये लोग। थैंक यू सो मच आपके इस खत के लिए। यश पांडे कह रहे हैं कि मज़ेदार किस्से और लानत भरे करम इंसानों के। धन्यवाद सर जी, आपके द्वारा वाइल्ड लाइफ की सेवा हुई है। खांचा बहुत ही अमेजिंग इंसान है, यश पांडे कह रहे हैं। पांडे साहब बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप देखते सुनते रहिए और इंसान के साथ साथ थोड़ा जानवरों से भी मिला कीजिए, यानी जंगल घूमिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पांडे साहब। नीतीश कुमार कह रहे हैं, डियर खांचा, मेरा घर कॉर्बेट के पास ही है, कुछ किलोमीटर दूर। मैं बचपन से कॉर्बेट जा रहा हूँ क्योंकि जंगल इज़ लव। कभी कॉर्बेट जाना हो तो बताइएगा, विल अकम्पनी यू इफ़ यू प्रोवाइड सच एन अपॉर्चुनिटी टू मी। आपकी नज़र से जंगल को देखना चाहूँगा। जंगल जिंदाबाद। थैंक यू सो मच नीतीश भाई, ज़रूर मैं आऊँगा कॉर्बेट। तो मैंने सोचा अब मैं कहीं भी जाऊँगा, जंगल अगर घूमने जाऊँगा तो मैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, या एपिसोड में ही बता दूँगा मैं आ रहा हूँ, तो मुलाकात ज़रूर करेंगे। और मुझे खुशी होगी आपके साथ जंगल घूमने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जल्दी कुछ नाम ले लेते हैं। विशाल निमिकर हैं, प्रियंका सिंह, थैंक यू। विराज भिमानी, दिनेश कुमार। तुम्हारे अरे दिनेश भाई की क्या बात करूं, सबसे पहला कमेंट इनका आता है और लगातार ये पूरे शो को बयां कर देते हैं। थैंक यू सो मच दिनेश भाई। कभी आप दिल्ली नोएडा आएंगे तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। हमें इंतज़ार रहेगा आपका। आपके साथ एक प्याली चाय ज़रूर पीनी है मुझे। थैंक यू सो मच सर। रविंद्र कुमार, बाबर खान, अरे सबका बहुत शुक्रिया। वाइल्ड लाइफ विद कुलदीप इस नाम से एक आईडी है। रियाजुद्दीन, यश पांडे, अनिकेत, विवेक, थैंक यू। सतीश कुमार, एक बैटमैन नाम से आईडी है, इन्होंने अपना नाम देखे लिखा या नहीं और कमेंट लिखा है। हाँ, शैलजा कान सिंह, ये लखनऊ से हैं। ये लिखते हैं, शैलजा कान सिंह लिखती हैं
कि प्रिय खांचा, आपका प्रयास वन्यजीवों और जंगलों के अनमोल धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने का बहुत ही अद्भुत कार्य है। आपके वीडियो न सिर्फ ज्ञानवर्धक हैं बल्कि वो लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। जिस जुनून और समर्पण से आप जंगल के अनछुए पहलुओं को उजागर कर रहे हैं वो सच में काबिल तारीफ है। आपकी मेहनत से लाखों लोगों को जंगल का असली सौंदर्य देखने और उसकी अहमियत समझने का मौका मिल रहा है। आपने अपने ज्ञानवर्धक कंटेंट से वन्यजीव संरक्षण की दिशा में जागरूकता फैलाने का जो बीड़ा उठाया है वो बेशक समाज के लिए बहुत ही अमूल्य योगदान है। आप इसी तरह अपनी रोशनी से और भी लोगों को प्रेरित करते रहें, जंगल और वन्यजीवों की अनसुनी कहानियां सुनाते रहें। आपकी ये यात्रा निरंतर आगे बढ़े और आप नई ऊंचाइयों को छुएं। आपके उज्जवल भविष्य और अपार सफलता की शुभकामनाएं। सादर, शैलजा कांत सिंह, लखनऊ। शैलजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी सी चिट्ठी के लिए। और सच बोलूँ तो मैं आंख बंद करके ये चिट्ठी सुन रहा था और एहसास हो रहा था कि जैसे आप मेरे सामने बैठी हैं और इस बात को बता रही हो जैसे लोग मुझे कहते हैं। बेशक। बहुत प्यारी चिट्ठी और आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपकी इस मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सलमान हैं इसके अलावा और अर्जुन शेखावत थैंक यू ने कमेंट किया है। शोभा जी ने कमेंट किया है। थैंक यू शोभा जी। डॉक्टर चंद मीना जी ने कमेंट किया है। कहते हैं खांचा, उन्होंने एक लिंक लगाया है कि खांचा देखो इन लोगों के मोबाइल लेकर भाग रहे हैं ब्राउन बियर की एक झलक के लिए, लोग भाग रहे हैं, जबकि ये वही एरिया है जहां कुछ टाइम पहले 2 टाइगर डेड हो चुके हैं। इंट्रोड्यूस किया था रामगढ़ विषधारी बूंदी टाइगर रिजर्व में। सच में इंसान के बारे में क्या ही कहा जाए। गिरा हुआ इंसान है, धरती का सबसे गिरा हुआ प्रजाति जो है इंसान है सर, तो इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके खत के लिए। तो ये सारे कमेंट्स थे आज के, बहुत मोहब्बतों से आपने नवाजा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि हम अपने एंड की तरफ आ गए इस एपिसोड के। बिल्कुल, तो आप सबके कमेंट्स में पढ़ता हूँ और बहुत खुशी होती है। मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसलिए नहीं कि हमें नंबर चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे नंबर बहुत बाकी शोज़ पे, बाकी चैनल्स पे अच्छे आते हैं। ये शो किसी लालच के लिए नहीं बना है, ना ही नंबर के लिए, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जंगल के बारे में जानें, जंगल के प्रति उनका प्यार बढ़े। ये हमारी कोशिश है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, पहुंचाएं, ताकि जंगल, पहाड़, नदी सब हम बचा तो नहीं सकते, लेकिन जितना कर पाएँ उतना ही बहुत है। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।